हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, और उसमें हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि संविधान क्या होता है। नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह। जो संविधान है वह नियमों अथवा कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन जो है संचालित होता है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। दोस्तों, किसी भी देश का कानून व्यवस्था जो होती है उसके संविधान पे निर्भर होती है। ठीक, तो अपने भारत का भी एक संविधान है जिसका विकास जो हुआ है, जब हमारे यहाँ अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे तो उन्होंने कंपनी का नियंत्रण मजबूत करने के लिए, भारतीय लोगों पर शासन करने के लिए कुछ रेगुलेटिंग सुधार उन्होंने किए, जिसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कंपनी के शासनाधीन जो पारित उन्होंने चार्टर किए, तो वो आपके हैं 6। पहला कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है ये आपके कंपनी के अधीन शासनाधीन पारित चार्टर एक्ट है। फिर उसके बाद में क्राउन के अधीन पारित 1857 में क्रांति हुई थी के बाद में। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये क्राउन के अधीन पारित थे। ये कितने हैं आपके? ये भी आपके ये 7 हैं। तो टोटल कितने हैं? टोटल जो है आपके 15 हैं। ठीक है, अब लोग पढ़ लेते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के जो गवर्नर को, जो देखो पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर होता था, तो उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पद दिया गया। उसकी सहायता के लिए उसकी कार्यकारिणी में 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, जैसे ये गवर्नर जनरल है, उसके जो परिषद होगी उसमें 4 जो होंगे, उसके परिषद में 4 उसके कार्यकारी सदस्य होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस व्यवस्था के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा, यदि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यदि वारेन हेस्टिंग्स था, तो गवर्नर कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, और गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था के तहत मद्रास बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। देखो पहले क्या थी, प्रेसिडेंटिया जो थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और आपकी जो थी बम्बई प्रेसिडेंसी, तो इनके में क्या होते थे, गवर्नर होते थे। लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने, गवर्नर जनरल बनाकर तीनों गवर्नरों को अधीन किसके कर दिया, यानी बंगाल के जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल करके इन दोनों के गवर्नरों को इनके अधीन कर दिया। इस तरीके से आप समझिए। इस अधिनियम के तहत 1784 में बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1774 में, सॉरी यहाँ पे हमने गलत बोल दिया, तो 1774 में। ठीक है, तो एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, कहाँ स्थापना हुई? कलकत्ता में। किसकी? उच्चतम न्यायालय की, जिसमें एक था क्या, मुख्य न्यायाधीश, और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब इनके नाम पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे। क्या थे? एलिजा एम्पे। ये न्यायाधीश क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम उच्चतम न्यायालय के भारत में। जबकि 3 अन्य न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, लिमिस्टर एंड हाइड। ठीक है, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। यानी ब्रिटिश सरकार ने कह दिया, भाई देखिए जितना भी आप वहां पर राजस्व कमाएंगे, आपकी नागरिक में क्या गतिविधियां हो रही हैं और सैन्य संबंधी जितनी भी सूचनाएं हैं, कोई विद्रोह विद्रोह नहीं हो रहा है, बात बात की खबर है, आपको ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ेगी। ऐसा कंपनियों को कहा गया, किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किसकी, आपसे पूछा सकता है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसके लाया गया? तो रेगुलेटिंग 1773 की कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, जैसे जैसे क्षेत्र के कब्जे में आते गए वैसे वैसे वहाँ कानून बनाने का अधिकार, वहाँ से पड़ोस से जो संबंधित थी आपकी कलकत्ता सरकार, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को ही यहाँ पे क्या हो गया, विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों, कंपनी क्या कार्य कर रही थी यहाँ पे,
व्यापार कर रही थी और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। पूर्ण नियंत्रण का मतलब कि भाई अब तुम व्यापार तुम करो, प्रशासन हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, जितने भी कार्य थे वो सरकार के अधीन हो गए, किसके? ब्रिटिश सरकार के। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अब आपको पता होगा कि जो दो बोर्ड बनाए गए थे, कौन से? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। यानी राजनीतिक कार्य अलग होंगे और प्रशासनिक कार्य अलग होंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग। भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र किस शासन अधिनियम के तहत कहा गया? तो 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के। ठीक, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रही। ठीक है, कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कंपनी के व्यापार संबंधी जो कार्य थे उनको देखने के लिए क्या बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अनुमति मिली। जबकि राजनीतिक यानी प्रशासनिक मामलों को नियंत्रण करने के लिए किसका क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का किया गया। किसके तहत? 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत। अब हम लोग देख लो, पढ़ लेते हैं भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, तो ये बंगाल के जो है गवर्नर थे, पहले गवर्नर थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, पहले बना गवर्नर, फिर बना गवर्नर जनरल, ठीक है, और फिर बना गवर्नर जनरल के बाद बंगाल के गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फिर वायसराय। इस तरीके से पद आपके सामने आए। तो हम लोग पढ़ते हैं जो भारत के पहले बंगाल के जो पहले गवर्नर थे, सिर्फ गवर्नर, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, तो और फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स, और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर। पहले गवर्नर कौन? बंगाल के, तो रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम गवर्नर कौन? तो ये आपके ये वारेन हेस्टिंग्स। और पहले गवर्नर जनरल कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद में विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक क्या थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। ठीक है, इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से। देखो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर, सिर्फ गवर्नर, ठीक है, तो वो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, और रॉबर्ट क्लाइव आते आते, ठीक है, जब वारेन हेस्टिंग्स अंतिम दशे में थे, मतलब अंतिम उस पे थे, तो इन्हीं वारेन हेस्टिंग्स को ही, जो बंगाल के गवर्नर थे, इन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जब जनरल शब्द लगा तो पहले किसके शासनकाल में लगा? तो वारेन हेस्टिंग्स के। तो वारेन हेस्टिंग्स जो हो गए, ये पहले भारत के गवर्नर जनरल हो गए, उसके बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए, और अंतिम गवर्नर किसके हो गए? बंगाल के। ठीक, तो फिर उसके बाद में आपके आगे विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल पे होंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पे। तो तुमसे उनसे कहा गया कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया, अब बंगाल के गवर्नर जनरल आप नहीं हो, अब भारत के गवर्नर जनरल हो। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल के, तो ये विलियम बेंटिंग। ठीक, उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को क्या हुआ? कंपनी द्वारा अंतिम भारत के गवर्नर जनरल थे। किसके थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल से जिनका प्रमोशन हुआ, भारत के प्रथम वायसराय। तो क्या बन गए? भारत के प्रथम वायसराय। तो आपसे प्रथम वायसराय पूछा जाएगा तो कौन? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल भारत के, तो ये हो जाएगा कैनिंग। और आपसे पूछते बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक। ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम वायसराय थे। किसके? भारत के अंतिम वायसराय। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, अब श्री राजगोपालाचारी, ये थे स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। 1813 का राजलेख। 1813 का राजलेख हम लोग देख लेते हैं। इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 में एक राजलेख आया जिसमें क्या गया कि कंपनी जो भारतीय व्यापार थे उस पर एकाधिकार था कि नहीं, हम ही एकाधिकार करेंगे, हम ही केवल व्यापार करेंगे। तो इस चीज को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन की और भी कंपनियों को भारत में आकर व्यापार करने का मौका दिया गया। ठीक, हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार तथा कंपनी में भारत के साथ चाय का व्यापार करने के लिए एकाधिकार जारी रहा। तो दो चीजें कौन कौन सी आपकी? तो पहली आपकी रही कि भारत के साथ जो उनका व्यापार जब एकाधिकार समाप्त किया गया तो इनको चीन के साथ कहा गया, तुम चीन के साथ में तुम्हारा एकाधिकार है, और चाय के साथ जो व्यापार करोगे उस पर तुम्हारी कंपनी केवल चाय बेचेगी और किसी कंपनी नहीं बेचेगी। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। तो आप ध्यान रखिएगा, 1813 के राजलेख में क्या हुआ? 1 लाख प्रतिवर्ष रुपया खर्च करने की शिक्षा व्यवस्था में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट लिखा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और तो फिर भारत का प्रथम वायसराय कौन रहा होगा? तो यही आपका प्रथम वायसराय भी रहा था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसके द्वारा कंपनी चीन से भी व्यापारिक अधिकार जो था वो समाप्त कर दिए गए और भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो विलियम बेंटिक को बनाया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? 1833 में। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में सर्वप्रथम मैकाले को शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो परिषद में एक चौथे सदस्य के रूप में किसको शामिल कर लिया गया? आप वो चीज ध्यान रखिएगा, वहां पे जो आपने न्यायालय पढ़ा था वहां पे 3 थे ना, चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। ठीक है,
इसके तहत देखते हैं, इसके तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित कर दिया गया और 1843 में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। यानी दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसका प्रावधान था। और आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस लॉर्ड के शासनकाल में, मुझे तो पता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस लॉर्ड यानी किस गवर्नर जनरल के तहत कि दास प्रथा का अंत किया गया था, ठीक है। चलिए मैं वीडियो के अंत में ही बता दूंगा आपको, आप कमेंट में छोड़ दीजिए, आप कमेंट यहाँ पे, लेकिन मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है, केंद्रीकरण। इस राजलेख की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं समझा जाता था, ठीक है। गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार दे दिया गया, जनरल गवर्नर को एक विधि आयोग का भी दे दिया गया। 1853 का राजलेख देख लेते हैं। इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया। किसके द्वारा? राजलेख 1853 का। इस व्यवस्था के भारत वर्ष के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। भारतवर्ष के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 के राजलेख। अब देखिए 1857 की क्रांति हो गई है। अब पढ़ेंगे हम लोग 1857 का भारत शासन अधिनियम। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया। किस विद्रोह के तहत के बाद में? 1857 के विद्रोह के बाद में। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, कंपनी को कतई समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रत्यक्ष शासन महारानी के आदेश कर दिया गया, ठीक है। कंपनी काम में खत्म हो गया। 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? इसके द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना गया, ठीक है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन। और वायसराय कौन हो गया पहला? तो लॉर्ड कैनिन ही प्रथम वायसराय भारत का हो जाएगा, ठीक। और भारत में ब्रिटिश काउंसिल ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। अब देखो कितनी बड़ी बात है, अभी तक आपने भारतीयों को कहीं नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब क्या हो गया? भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने के लिए शामिल कर लिया गया। किसके तहत? 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं 1862 में लॉर्ड कैनिन द्वारा 3 भारतीयों, ठीक है। कौन कौन वो 3 थे? ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है केबीसी में आते हैं, ठीक है। हम केबीसी देखते हैं ना, तो उसमें हमें पता रहता है कि 1862 में लॉर्ड कैनिन द्वारा, लॉर्ड कैनिन कौन है भैया? भारत के प्रथम वायसराय हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 भारतीय कौन थे? बनारस के राजा थे, ठीक, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, ठीक है, मनोनीत किया गया, ठीक है। चुनाव नहीं हुआ भैया, मनोनीत किया गया, ठीक। वायसराय को आपातकाल, ठीक, विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। अब वायसराय तो बहुत भैया पावरफुल हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब वायसराय का पद राष्ट्रपति के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि अब अध्यादेश जारी करने का हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? आप ये हमको बताइएगा, ठीक है। आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में और मैं वीडियो के अंत में इस प्रश्न का भी आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसकी अवधि 6 माह होती है, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का भी अधिकार हो गया। तो देखिए अभी ये हो जाएगा कि अपने भारत के किस भाग में और किस अनुच्छेद में प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमा में परिवर्तन करने का हो गया। तो मैं आपको चलो ये क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन का लोड आपको नहीं डालूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ भारत का जो संविधान है, संविधान का भाग 1 में, किसमें? भाग 1 में, और अनुच्छेद जो इसका देखो पहला है वो कहता है कि भारत और उसके राज्य को, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ठीक, ठीक है। ये पहला अनुच्छेद कहता है। और दूसरा अनुच्छेद कहता है कि भारत जो है नए निर्माण, अब यहाँ पे भारत दूसरे अनुच्छेद, तीसरे में नए निर्माण राज्य का होता है। तो देखो 2 अनुच्छेद कहता है कि जब बाहर से कोई राज्य, जैसे अपना पीओके है, पीओके पाकिस्तान के पास में, यदि पीओके से हम लोग छीन ले और भारत में ले आए, ठीक है, तो वो जो आपका अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। लेकिन यदि हम लोग अपने किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दें, उसका नया नाम कर दें, तो वो आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पढ़ भी लीजिएगा, आगे से पढ़ते रहिए, मैं आपसे प्रश्न भी पूछता रहूंगा और आपको बताते भी रहूंगा, ठीक है। और भाग आपके जो 1 है संविधान का, उसमें आपके 5 अनुच्छेद हैं, 1 2 3 4 5 नहीं 4 अनुच्छेद है, सॉरी। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं 5 से 11 में नागरिकता है, 12 से 35 में आपके मौलिक अधिकार हैं और 36 से आपके 51 जो आपके यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखिए वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना शक्ति प्रदान कर दी गई। किसको? वायसराय को। वायसराय को एकदम पावरफुल बना दिया गया। अब नोट पढ़ लेते हैं 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1857 में पंजाब प्रधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके द्वारा एक समिति अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको आता है, बस रिवीजन करना है आपको। एक समिति एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, किसके द्वारा की गई? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की। देखो अभी तक हमने इतना पढ़ा, कहीं पे निर्वाचन चुनाव संबंधी बात नहीं आई थी, पहली बार आ रही कब? 1892 में। सोचो कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम ही वो शुरुआत है जब भारत में चुनाव जैसी बात संबंधी बात हुई, ठीक है।
मनोनीत शब्द अभी आ चुका था आपके 1861 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। तो अब विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया, ठीक है। अब भारतीय सदस्य जो चुने गए थे, ठीक है, 1861 वाले में, तो उसमें क्या हो गया, बजट पर बहस करने तथा सरकार को प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। अब पढ़ लेते हैं हम लोग 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो लॉर्ड थे वो मिंटो थे, तत्कालीन वायसराय तथा जॉर्ज मार्ले राज्य के सचिव थे, ठीक है। पहली बार किसी भारतीय वायसराय को कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया, यानी पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रयास किया। अब देखो, अभी तक भारतीय जो मनोनीत हुए थे, ठीक है, जो इसमें आके बहस भी कर रहे थे, किसमें, 1892 के भारत परिषद नियम में। और लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ कि भारतीय वायसराय की कार्यपालिका से जोड़ने का प्रदान कर दिया गया, यानी कार्यपालिका में भारतीय परिषद हो गए। एक नोट, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य थे जिन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये नाम बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब ऐसे याद रखिए यार कि इनको जब वायसराय की पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में चुना गया तो ये बहुत प्रसन्न हो गए, ठीक है, बहुत प्रसन्न हो गया। उन्हें शामिल क्यों किया गया, ये सत्य बोलते थे, सत्य, तो सत्र इंद्र, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। अभी देखो, कहीं भी मुसलमानों का नहीं आया था, अब देखिए सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व मुसलमानों के लिए भी आ गया, ध्यान रखना। 1900, अब इसी के लिए मतलब महात्मा गांधी ने कथन भी आप कहा था शायद आपको कि इसने हमारा सब कुछ तहस-नहस कर दिया, ठीक है। इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जन्म के रूप में जाना जाता है। किसको, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना। क्यों नहीं जाना जाएगा भाई, इसमें मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अलग दर्जा दे दिया। और महात्मा गांधी थे, क्यों मतलब खपा थे इस बात से, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे थे कि अंग्रेज जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का लालच देकर वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर ज्यादा दिनों तक शासन करने की सोच रहे थे। और महात्मा गांधी जी जो थे वो भारत मुस्लिम में हिंदू मुस्लिम के एकता के बहुत ही पक्षधर थे, ठीक है। और आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ठीक। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई की गई। और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक जो थे लियोनल कार्टिस थे। कौन थे प्रांतों में, लियोनल कार्टिस। प्रांतीय विषयों को दो भागों में हस्तांतरित और आरक्षित में बांट दिया गया। जो विषय थे प्रांतियों को, उनको हस्तांतरित आरक्षित में बांट दिया गया, इसमें 1919 के तहत, ठीक है। हस्तांतरित विषयों को प्रशासन गवर्नर, जो हस्तांतरित प्रशासन था उसको गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के पर उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से शासन करता था। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विशासन व्यवस्था स्थापित की गई। किसके तहत, 1919 के तहत, ठीक। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि कर, आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार का भी प्रदान किया गया। कितनी बातें आ गई यहाँ पे, मताधिकार भी दिया गया, ठीक। भूमि की कर, आय के आधार पर, ठीक है। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंगल भारतीयों और यूरोपियों के अलग निर्वाचन के सिद्धांत को भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। इस बात को ध्यान रखना कि प्रावधान किया गया था, गठन नहीं किया गया था। वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब कब किया गया, 1926 में। और हम लोग पढ़ कौन से रहे हैं, 1919, ठीक है, का अधिनियम, ठीक है। तो ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा का गठन किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें प्रावधान था, किसमें, 1919 के अधिनियम में। एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है, जिसमें 10 वर्ष के बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा भारत शासन अधिनियम, कौन सा, 1935 का। एक विस्तृत दस्तावेज था, विस्तृत यानी विशाल दस्तावेज था, जिसके अनुच्छेद थे 321, 10 अनुसूचियां थी। इसे प्रस्तावना का अभाव था, केवल प्रस्तावना का अभाव था। आपसे देखो एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो तथ्य है या किस भारत शासन अधिनियम को सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, तो 1935 का मतलब पूरा उसी में शामिल कर लिया गया है। तो इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। यानी ब्रिटिश प्रांत भारत के और ब्रिटिश भारतीय रियासतों को मिलाकर यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में आई नहीं, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अब ये कथन ध्यान रखिएगा भैया, इस तरीके से कथन जो है ISPCs में आते हैं और यहाँ पर बस थोड़ा उलटफेर कर देते हैं और आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे और आपसे पूछा जाएगा कथन कौन कौन से सत्य हैं, कौन असत्य हैं, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की लागू किया गया तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, ठीक है। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांत से कौन कौन से थे, बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई। अब ऐसे ही देखो एक बार क्वेश्चन 2016 में आया था, ठीक है। और आप ध्यान, वो किस तरीके से क्वेश्चन था इसमें कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजों की ब्रिटिश कोटियां या कोठियां नहीं थी, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन हो गई थी उसमें, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा
भारत परिषद को समाप्त कर दिया, भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया। बर्मा कौन, वर्तमान में म्यांमार, ठीक है। और दो नए प्रांत सिंध तथा उड़ीसा का निर्माण हुआ, ठीक है। किसके तहत, 35 के तहत। देश की मुद्रा साख पर नियंत्रण, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ठीक। 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान कर दिया। कितनी, 10%। तो एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया कि भैया अब ब्रिटिश वाले खत्म हो गए। अविभाजित, भाई अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत तथा पाकिस्तान में। किसमें, इसी के तहत। इसने 2 अधिराज्यों की विधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने, किसी देश को संविधान अपनाने की शक्ति दी। उन्हें भैया कहा या तो अपना संविधान बना लो या तो किसी देश का संविधान अपना लो, ठीक है। वो 2 अधिराज्य कौन थे, भारत तथा पाकिस्तान। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की क्षमता। क्या आप लोग ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से भी, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल वो जैसे नहीं, जो देश पे ब्रिटिश जो है जिन देशों पे अपना शासन कर रही थी उनको एक राष्ट्रमंडल के अंतर्गत ले आया था, तो उससे अलग होने की भी उन्होंने वो कर दिया था। आज इजाजत दे दी भाई, तुम अलग हो सकते हो। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति उसने घोषणा कर दी। उसने कहा कि 15 अगस्त से हमारे भारतीय रियासतों पर हमारा किसी संप्रभुता का किसी का अधिकार नहीं, वो अपने स्वयं मालिक हैं, ठीक है। देश उनका आजाद है। अब लोग पढ़ते हैं भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारतीय अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य में मिल सकती हैं, मतलब स्वतंत्र रह सकती हैं। उनके पास 3 विकल्प थे, या तो भारत में शामिल हो जाएं, या तो पाकिस्तान के पास चली जाएं, या वो अपने स्वतंत्र हो जाएं, ठीक है। प्रत्येक, आपने सुना होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, उन्होंने कई राज्यों को बाद में मिलाया, ठीक, किसी कानून के बल पर, किसी को वैसे, ठीक। प्रत्येक अधिराज्य को अपना संविधान बनाने से भारत संविधान अधिनियम 35 के तहत शासन संचालित करने की व्यवस्था की गई। अब हम लोग दोस्तों अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भारत का संविधान निर्माण, ठीक है। हम लोग इसको अगली बार में पढ़ेंगे। और हमने आपको बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों 123 अनुच्छेद के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वो आपका अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि देखो भारत में 2, मतलब भारत के जो संसद है उसमें 2 सदन होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। तो ये जब दोनों यानी तीसरा कौन होता है, राष्ट्रपति। तो 1 2 3 1 2 3 तीनों होते हैं, 1 2 3, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, यानी अध्यादेश राष्ट्रपति। ये तीसरा आदमी दोनों घटाकर तीसरा आदमी अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।